क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन है, कह रहे हैं अ सोर्स ऑफ साउंड मूव टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ेगा मीडियम के, इन द मीडियम। अच्छा देखें, एक बात याद रखें, एक फिनोमेना है जिसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये जो डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना है, ये बताता है कि जब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वो है कि जो साउंड को सुन रहा है, और सोर्स वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो अगर मूव कर रहे हो, यानी मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलता हुआ मूव करता हुआ आता हूँ, लेट से किसी की तरफ, अमार यहाँ पे, यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये अमार खड़ा हुआ है, और अरसलान यहाँ से मूव करता हुआ आता है, और अरसलान बोलता हुआ आ रहा है, तो साउंड चेंज होगा। हमें पता चल जाता है ना, किसी गाड़ी के हॉर्न के साउंड से हमें ये पता चल जाता है, या बाइक के हॉर्न के साउंड से हमें पता चल जाता है कि वेदर वो हमारी तरफ आ रही है, हमसे दूर जा रही है। दोनों गाड़ियां मूव कर रही हैं तो दोनों के ऊपर अलग असर पड़ेगा। तो डॉपलर इफेक्ट नो डाउट ये बताता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के मूव करने से इफेक्ट पड़ता है उसकी स्पीड के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसकी वेवलेंथ के ऊपर, जो डॉपलर शिफ्ट वगैरह वगैरह। यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है भाई, मीडियम का ताल्लुक नहीं होता स्पीड ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर के साथ, ना उनकी मूवमेंट के साथ, चाहे वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? सो व्हाट हैपन द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, मीडियम इन इट सेल्फ जो है उसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। जो ऐसे मीडियम्स हैं जो कि सॉलिड मीडियम्स हैं, सॉलिड मीडियम्स के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो क्या होगी? सॉलिड्स के अंदर क्या है? स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, मेरा पता नहीं टैब क्यों नहीं चल रहा, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसमें ज्यादा होती है। लिक्विड्स में या फ्लूइड, फ्लूइड में खैर लिक्विड और गैसेज दोनों रहती हैं। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती है, मीडियोकर होती है। गैसेज में सबसे ज्यादा कम होती है, क्योंकि गैसेज में पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं। और साउंड क्या है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। तो साउंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू है मेरे पास। सो क्वेश्चन नंबर टू को मैं देखता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि व्हाट फिनोमेना अकर्स। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट फिनोमेना अकर्स व्हेन, व्हाट फिनोमेना अकर्स व्हेन स्पीड, व्हेन साउंड वेव बाउंसेस ऑफ अ सरफेस। ये कौन सा फिनोमेना है जब साउंड वेव एक सरफेस से टकरा के वापस बाउंस बैक होती है? तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। एक वेव ऑफ लाइट हो, एक सरफेस पे फॉल करे, फॉल करके वापस चली जाए, ये भी रिफ्लेक्शन है। एक स्पीड, एक वेव ऑफ साउंड हो, एक सरफेस के ऊपर पड़े, टकरा कर वापस आ जाए, तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अ टर्निंग फॉग वाइब्रेट्स एट 256 हर्ट्ज, दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द, एक टर्निंग फॉग है, एक ट्यूनिंग फॉग है, जो कि 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, ये किस रेंज के अंदर लाई करेगी? क्या ये इंफ्रासोनिक में लाई करेगी? क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करेगी? क्या ये अल्ट्रासोनिक रेंज में लाई करेगी? क्या ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करेगी? तो देखिए, वो जीरो से लेके वो वेव साउंड्स, वो वो साउंड वेव, सॉरी वो साउंड वेव्स कहना चाहिए, वो साउंड वेव्स जिनकी, या वो वेव्स कि जिनकी फ्रीक्वेंसी जीरो से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो साउंड वेव्स इंफ्रासोनिक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंफ्रासोनिक्स। वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20+ थाउजेंड हर्ट्ज पे होती है, वो अल्ट्रासोनिक्स कहलाते हैं। अल्ट्रासोनिक के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, मेडिकल फील्ड में उसके यूजेस हैं, उसके इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यूजेस हैं, एक्सेट्रा। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर, 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, और 20,000 हर्ट्ज तक है, यानी उससे नीचे नीचे है। ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। तो अब 256 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से बड़ी है और 20,000 हर्ट्ज से छोटी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी जो है वो बनेगा। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन। यस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। सो जब आप क्या करते हैं कि जब आप मूव करवाते हैं, ठीक है, और एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन होती है,
तो राइट, तो ये क्या कहलाएगा, ये पिच ऑफ स्क्रू गेज कहलाएगा। सो पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है कि लीनियर डिस्टेंस जो स्पिंडल मूव करता है इनवर्ड या आउटवर्ड, जब एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो ये पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाती है। एंड पिच ऑफ द स्क्रू गेज का फॉर्मूला भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो पिच ऑफ द स्क्रू गेज, सो पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, ठीक है। सो डिस्टेंस moved by the screw gauge on the main scale, ठीक है, distance moved on the main scale, so distance moved on the main scale divided by number of rotations, divided by number of rotations, ये pitch कहलाता है। which phenomena is explained by the photoelectric effect, कौन सा phenomena photoelectric effect को explain करता है, reflection of light, refraction of light, emission of electrons from a metal surface, so this is correct। so option C जो है वो correct है कि emission of electrons from a metal surface, ठीक है। so ये phenomena क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि जब लाइट फॉल करेगी ऑन अ मेटल सरफेस, फोटो मींस लाइट, एंड व्हेन लाइट विल फॉल ऑन अ मेटालिक सरफेस, so it will knock out electrons from that metal surface, so this phenomena is known as photoelectric effect, ठीक है। इसमें ये phenomena क्या कहलाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जब लाइट फॉल करती है एक मेटालिक सरफेस के ऊपर, तो ये फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कहलाता है, ठीक है। और जो एनर्जी है, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू एच एफ। तो आपके पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एज क्या है, तो एज इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एज जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एज जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ई जो है वो एनर्जी है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये भी याद रखें, दैट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जाउल्स, तो -34 जाउल्स के इक्वल होती है ये। एंड लाइट की डबल नेचर है, इट हैज अ पार्टिकल नेचर, इट हैज वेव नेचर एज वेल, तो ये पार्टिकल नेचर के साथ इसका ताल्लुक है। और पैकेट ऑफ लाइट जो है वो फोटोन कहलाता है। सो अ पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन, सो पैकेट ऑफ लाइट जो है ना वो क्या कहलाएगा, सो पैकेट ऑफ लाइट जो है वो फोटोन कहलाता है, so it is called a photon। so moving on to the next question, question number 6 है, कह रहा है which equation represent the kinematic equation of motion। so first F is equal to ma, second है जी V is equal to U plus AT। so हमारी जो पाकिस्तानी बुक्स है ना उसके अंदर ये लिखी जाती है VF is equal to VI plus AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इसको कहते हैं। so फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है ये। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ की जगह पे वी है और यू हुआ है यूज, और यहाँ पर प्लस ए टी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स, इनर्शिया और एनर्जी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ना वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है भाई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी जो कि रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती है इन इट्स स्टेट ऑफ इन इट्स चेंज इन इट्स स्टेट। अगर आप एक बॉडी मूव कर रही है उसको आप स्टॉप करना चाहते हो, वो स्टॉप नहीं होने देता। अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है आप उसको मूव करना चाहते हैं तो वो उसको मूव नहीं होने देता। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। सो वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। सेकंड लॉ को आप लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करती है, उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करती है जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी उस डायरेक्शन में क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। आगे चलेंगे, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत दफा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो 10% क्वेश्चन आते हैं ना आपके फिजिक्स के, जो CS में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बैरिया में या इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं, तो ये इनको मैंने नोटिस किया है कि वर्क से रिलेटेड जो है वो अक्सर जो है इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए हुए होते हैं वर्क डन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो व्हेन। तो वर्क डन दो केसेस में जीरो हो सकता है। देखिए वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। इसको जरा समझ लीजिए ताकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। हम तो 5 पेपर्स की कंपाइलेशन आज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो किसी भी स्टाइल में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि
Many students have pointed out this question. So W is equal to एफ डी cos of theta है. So cos या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री अगर होगा, दे आर बोथ परपेंडिकुलर वन अनदर, उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि cos 90 क्या होता है, cos 90 इज जीरो. cos 90 तो जीरो होता है हमारे पास. ठीक हो गया. व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. एक और पॉसिबिलिटी है कि जब आपका वर्क डन जीरो हो, कि जब आपकी फोर्स तो एक्ट कर रही हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही कवर ना हो, डी जीरो. फोर्स ऐड कर रही हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी कवर ना हो, बॉडी मूव ही ना करे, तो फिर आप कहेंगे कि डी इक्वल टू जीरो है, तो तब भी उस केस में वर्क डन आपका जीरो होगा. या फिर फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है. उस केस में भी वो जीरो होगा. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिटरमिन्स, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिटरमिन्स इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. सो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिसका ताल्लुक डिफॉर्मेशन के साथ है. डेंसिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इलास्टिसिटी का इससे ताल्लुक है. इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. सो इलास्टिसिटी क्या है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी शेप को चेंज होने नहीं देती. सो इलास्टिसिटी का ताल्लुक जो है वो इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. सो इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो कि क्या करती है कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स ऐड करती है, उसकी शेप चेंज होती है, तो इलास्टिसिटी, जो इलास्टिक बॉडीज हैं वो वापस अपनी शेप में आ जाती हैं, वापस अपनी शेप में आ जाती है. स्ट्रेस जब ऐड करता है, जब फोर्स ऐड करती है. व्हाट इज द सिस्टम यूनिट ऑफ हीट. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका यूनिट जो है वो जाउल है, केल्विन नहीं कर देना, जाउल है. ये दोनों टेम्परेचर के यूनिट्स हैं और ऐसा यूनिट तो केल्विन है. न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है. राइट जी. आगे चलेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ओवर 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड. तो जो अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाए और बॉडी का मास 1 ग्राम हो, तो ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है. ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है. तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है. तो ये जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव डिटरमिन्स इट्स. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव क्या बताती है, लाउडनेस ऑफ साउंड बताती है, नो. स्पीड ऑफ साउंड बताती है, नो. फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक पिच के साथ होता है. फ्रीक्वेंसी का जो ताल्लुक है दैट इज रिलेटेड टू द पिच ऑफ द साउंड. देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है. वो तीन चीजें क्या है, क्योंकि ये भी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन और पेपर में आया हुआ है. तो ये जो है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. उसके अलावा कितनी एनर्जी उसके साथ ट्रांसफर हो रही है उस पर डिपेंड करता है. लाउडनेस का तो ताल्लुक इसके साथ है. स्पीड ऑफ साउंड तो हमने अभी देखा कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है. ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा था. सो पिच का ताल्लुक जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड के साथ है. सो पास्ट एग्जाम्स के अंदर एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रिल और ग्रेव साउंड के बीच में क्या फर्क होता है. तो जो श्रिल साउंड होता है या विमेन की जो वॉइस होती है, चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है, दैट इज मोर श्रिलर एज कंपेयर टू द वॉइस ऑफ मेन और एल्डरली पीपल. वाई बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी श्रिल साउंड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्रेव साउंड. वेरी इजी क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. तो याद रखिएगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. it requires no medium for its propagation. So it requires no medium for its propagation, requires no medium for its propagation, requires no medium for its propagation, for its propagation. Simple harmonic motion occurs when the restoring force is proportional to velocity, displacement, acceleration or time. SHM क्या है? Simple harmonic motion is a type of a motion in which the acceleration is proportional to the displacement. The acceleration and displacement are proportional to one another and is always directed towards the mean position. So negative sign क्या बता रहा है कि it is always directed towards mean position. Directed towards mean position. Always directed towards mean position. Always directed towards mean position. Always directed towards mean position.
हमेशा वो डायरेक्टेड है, किस तरफ डायरेक्टेड है, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है भाई, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोपोर्शनल होती है इसके डिस्प्लेसमेंट के इस केस में, क्यों, बिकॉज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, माइनस के एक्स होता है। तो के यहां पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के यहां पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी में चला जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हियर इन दिस केस। तो मैंने बड़े इसकी थोरो एक्सप्लेनेशन दे दी है, डेफिनेशन भी बता दी है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है ना वो साथ साथ करें। हम 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो है ना ये कंपाइलेशन यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू। कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ force between two charges, यानी electrostatic, static means not moving, charges at rest, charges at rest। तो F is equal to K Q1 Q2 by R square होता है ये। So it is proportional to the product of the charges, or is directly proportional to the product of the charges you can say, and is inversely proportional to the square of the distance between the charges, R और D जो भी आप ले रहे हो। तो electrostatic force between two charges is proportional to the product of the charges, इसके प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात ही हो रही है। और अगर प्रोपोर्शनल कर लिखना चाह रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, तो वो कहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो वो तो वर्ड नहीं है, तो ये नहीं है, ये इनकरेक्ट है, दिस इज करेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। तो थोड़ा सा है आसान, लेकिन स्टेटमेंट ट्रिकी बना दी सिर्फ एक वर्ड के चेंज करने से। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो जो फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होती है वो कौन सी फोर्स होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स होगी ना, उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स होगी। क्योंकि जो मूविंग चार्ज होगा, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जब चार्ज मूव करता है, मोशन में आता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, एंड अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, a changing electric field creates a magnetic field और वाइस वर्सा। इट मीन दैट मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो बहरहाल जब चार्ज मूव कर रहा है उसकी ईएफ चेंज हो रही है, एमएफ प्रोड्यूस करेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स ऐड करेगी ना, उसमें मैग्नेटिक फोर्स ऐड करेगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एसआई यूनिट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, याद रखना है आपने। इसको वेबर के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, इसको वेबर के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो क्या है, वो टेस्ला है, वो टेस्ला है। जबकि वेबर जो है, वेबर जो यूनिट है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है वेबर, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है वेबर। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट वेबर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओनली मैग्नेटिक फील्ड्स, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। भाई बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is produced by a changing electric as well as a magnetic field. So it consists of both electric and magnetic fields. In electromagnetic induction, the induced EMF is directly proportional to the velocity of the magnet, the strength of the magnetic field, the rate of change of the magnetic flux, area of the loop only. तो जो induced EMF होता है वो rate of change of flux के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना। So induced EMF depends upon the rate of change of flux. तो induced EMF क्या करता है, वो rate of change of flux पर डिपेंड करता है, ठीक है। So induced EMF जो है वो rate of change of flux पर डिपेंड करता है। माइनस d phi by dt means rate of change of flux, negative means
नेगेटिव यहाँ पर ड्यू टू लेंजेस लॉ है। लेंजेस लॉ क्या कहता है? कॉज अपने इफेक्ट को, इफेक्ट जो है वो अपने कॉज को अपोज करता है। इफेक्ट जो है अपने कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। तो लेंजेस लॉ की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स will produce an EMF. So it depends upon the rate of change of magnetic flux, not the strength of the magnetic field only. Which of the following is an application of lenses in optics? Refraction, diffraction, focusing light या polarization, right? So लेंस की मदद से हम क्या करते हैं? लाइट को फोकस करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। जिन लोगों को शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस का इशू होता है, यानी जिनकी आई साइट वीक होती है, तो क्या हो रहा होता है कि या तो रेटिना से पीछे इमेज बन रहा होता है, या फिर रेटिना के आगे इमेज बन रहा होता है, या तो इमेज जहां बन रहा है या इमेज जहां बन रहा है। तो लेंस की मदद से हम लाइट को फोकस कराते हैं ऑन द रेटिना। सो फोकसिंग लाइट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज इन ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड, वेरी इजी। अच्छा, इसमें ना मोस्टली डेफिनेशंस बहुत ज्यादा आती हैं बैरिया के पेपर में, ये मैं बताऊं। और भी यूनिवर्सिटीज में ऐसा है, समटाइम्स होता है ऐसे, लेकिन बैरिया में न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। वैसे तो सीबीडी बेस्ड टेस्ट है, किसी के ज्यादा भी आ सकते हैं, बट यूजुअली जो स्टूडेंट्स पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि 5 पेपर्स जिसकी मैराथन है, तो न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो मैक्सिमम 1 2 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू में मैंने ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर आगे डिफरेंट क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन को पहले कंपाइल किया हुआ है, मुश्किल क्वेश्चन को आगे कंपाइल मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड, सिंपली डेफिनेशन पूछ लिया उसने। तो study of fluids in motion is called fluid dynamics. So fluid dynamics is the branch of the physics which deals with the study of motion of fluids. In modern physics, the dual nature of light refers to its ability to travel faster than sound, its behavior as both a wave and a particle, its interaction with the magnetic fields only, its interaction with the electric fields only. Modern physics में जो dual nature of light है, वो किस चीज को रेफर करती है भाई? उसका मतलब ये है कि लाइट की डुअल नेचर का मतलब क्या है? अभी मैंने ऊपर कहीं बताया था, जहां पे E इक्वल टू एच एफ का मैंने जिक्र किया था, कि लाइट जो है एज अ पार्टिकल भी ऐड करती है, एज अ वेव भी ऐड करती है। यही तो उसकी डुअल नेचर है। इट बोथ एड्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। डुअल नेचर ऑफ लाइट है। अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम मींस दैट, अगर एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? ऑल पार्ट्स एट द सेम टेम्परेचर, हीट फ्लो इज मैक्सिमम, टेम्परेचर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, एनर्जी डिक्रीजिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? तो उस बॉडी के जितने भी, अगर डिफरेंट शेड में वो है, डिफरेंट फॉर्म में वो है, उसके बाद उसके पार्ट्स में अगर कोई चेंजिंग है, तो क्या होगा कि ऑल पार्ट्स आर एट सेम टेम्परेचर। नाउ एट दे आर एट सेम टेम्परेचर। एग्जाम्पल ऐसे है कि एक पॉट में कोई फूड कुक हो रही है, आप उसमें कोई स्पून इंसर्ट कर देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद पूरे का पूरा स्पून भी हीट अप हो जाएगा, राइट जी। A force of 10 Newton moves an object through a distance of 5 meter in the direction of force. What is the word done? So simple and very easy numerical. So force यहाँ पर जो है वो 10 न्यूटन की है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 5 मीटर्स का है। तो वर्ड डन जो है वो हमने बताना है कि कितना आएगा। वर्ड डन होता है W इक्वल टू एफ डी। तो 10 इंटू 5 कर लेंगे 50 जॉल। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल आया भाई। A wave travels with a speed of 340 meters per second and has a wavelength of 0.85 meters. What is its frequency? So V is equal to F lambda है फॉर्मूला। तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज 340, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ यहाँ पर 0.85 मीटर है। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन ट्रिकी है, देख लेते हैं। पॉइंट रिमूव होगा तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 इंटू 100 आ जाएगा, डिवाइड बाई 85 आ जाएगा। तो 5 के टेबल से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले। तो 5 1 जा 5 एंड 3 बचा, 3 एंड 5 35, 17 हो गया, ठीक है। एंड 5 2 जा 10 और 0 ये 20 हो गया। नाउ 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 0 अपनी जगह पे। सो 20 इंटू 20, सो 2 2 जा 4 एंड 0 इंटू 0 इज 400 हर्ट्ज। तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा भाई पेपर में, इसलिए कैलकुलेशन जो है वो किया करें। 400 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। और इस तरह से भी नहीं मिस्टेक करनी जैसे भी मेरे से होने लगी थी, तो करेक्ट आंसर कैलकुलेट करके इनकरेक्ट चॉइस मार्क कर दी। फिर सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें चॉइस को आप बाद में इसमें चेंज कर सकते हैं। इनमें तो अगर वो सबमिट नहीं किया अभी तक आपने क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस? नियर द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी?
ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो लास्ट ईयर एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, मे बी उस तरह का क्वेश्चन बैरियर के पूल में भी आ जाए, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर, सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, ग्रेविटी क्या होगी, ठीक है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है बॉडी की क्या होगी, ठीक है। सो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर ग्रेविटी क्या होगी, तो ग्रेविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड करती है, ग्रेविटी डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ। तो जितना ज्यादा आप हाइट पे जाते जाएंगे ग्रेविटी क्या होती जाएगी, ठीक है, वो उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक बॉडी पड़ी हुई है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसके वहां वो जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रही है वो क्या होगी, तो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जीरो हो जाएगी ना ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वहां पर क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जीरो हो जाएगी। वैसे तो अर्थ थोड़ी सी इलिप्टिकल है, लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो याद रखना है आपने कि सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर ये जीरो हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर, लेट मी टर्न ऑफ द ऑटोमेटिक शेप्स, तो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर ये जीरो हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ये क्या होगी, ये जीरो हो जाएगी, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूविंग बॉडी की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगी। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अपलोडेड हैं, उनको रिवाइज करते रहा करें। 1/2 मैथ कितना है यहाँ पर 10 है, वी कितनी है यहाँ पर 5 का स्केयर, 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25, मैंने स्टेप स्किप कर दिया। 2 को 10 के साथ कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 5 इंटू 25 करेंगे तो 125 जूल्स आ जाएगा। A charge of 5 coulomb is placed in electric field of 20 newtons per coulomb. What force acts on the charge? एंड एक और बात भी बताऊं कि अभी भी इवन ये जो बैरिया का एक इंजीनियरिंग का सेशन का टेस्ट हुआ था मार्च अप्रैल 2026 के अंदर, उसके अंदर जो डेफिनेशन आई हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले देख लेते हैं कि क्या बताती है, फिर उसी से ये एमसीक्यू जो है वो डिराइव्ड है। वैसे तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला एमसीक्यू जो है वो आगे ऐड किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 20 न्यूटन पर कूलम है, गिवन है, ठीक है जी। फोर्स यहाँ पर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। चार्ज की जो वैल्यू है वो 5 कूलम्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 आ जाएगा सिंपली, तो 100 न्यूटन की फोर्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है, इट द रेशियो ऑफ फोर्स बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। It's a two-dimensional motion, so body will be covering horizontal as well as vertical distance as well. So whenever an object is launched into air or is thrown into the air and moves along a curved path under the action of gravity alone, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक उसका वर्टिकल मोशन होगा। तो दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्वेश्चन क्या है कि तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट कब रहती है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट कब रहती है, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो व्हेन देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जब कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। व्हिच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोकपल्स ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। थर्मोकपल्स होते क्या हैं, थर्म मींस हीट, सो थर्मोकपल्स आर डिवाइसेस और यू कैन से ऐसे मटेरियल के ऊपर से वो बने हुए होते हैं कि जब हीट के डिफरेंस से वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं अपने एंड के ऊपर। और फिर इनका बड़ा यूज है, थर्मोकपल यूज होते हैं टेम्परेचर सेंसर्स में, यूज होते हैं टेम्परेचर सेंसर्स में, जो हमारे एयर कंडीशनर्स के अंदर या जो हमारी गाड़ी के
जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर जो स्पीडोमीटर के अंदर वो टेम्परेचर बता रहा होता है, वहां पे थर्मोकपल्स ही लगे हुए होते हैं और सेंसर्स लगे हुए होते हैं। तो वो या इवन जो है वो एसीज के अंदर, माइक्रोवेव्स के अंदर ये थर्मोकपल यूज होते हैं। तो थर्मोकपल इज अ मटेरियल जो सी बैक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। सी बैक इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर का चेंज होगा, ठीक है, दो मेटल्स को ज्वाइन किया हुआ होता है, मेटल के लॉयज होते हैं, तो उनके बीच में जब टेम्परेचर का चेंज होगा तो उनके एक एंड के ऊपर वोल्टेज का डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रिकल जंक्शन जो है प्रोड्यूस होगा। तो बहरहाल यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि थर्मोकपल्स के अंदर कॉमनली यूज मटेरियल कौन सा है, क्योंकि वो स्टेबल होता है, तो प्लेटिनम जो है वो यूज होता है कॉमनली, जो है उसमें प्लेटिनम जो है वो यूज होता है। सो प्लेटिनम इज एन अलॉय, तो प्लेटिनम यूज होता है, ठीक है जी। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अ कंडक्टर अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कंडक्टर के अंदर क्या मूव करता है, ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप कहो कि आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात भी कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि कंडक्टर की चीज को अलाउ करेगा, तो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउ करेगा। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, यूजुअली मेटल्स होते हैं, मेटल हैज अ पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट्स अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस है क्या, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। सो इट्स अ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। यूनिट जो है वो इसका फेरेड होता है, यूनिट जो है वो इसका क्या है, फेरेड है, ठीक है। सो फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, सी क्या आ जाएगा, क्यू बाय वी आ जाएगा। अगर 1 कूलम का चार्ज हो, वहां पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो या वोल्टेज डिफरेंस हो या ईएमएफ हो, तो जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरेड की होगी। सो कैपेसिटेंस डिफरेंट कैपेसिटी में आते हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड एक्सेट्रा, ठीक है। तो चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं कैपेसिटर्स, ठीक है। और जो एक और पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है दैट इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस, वी इज द वोल्टेज। सो कैपेसिटर के अंदर याद रखिएगा कि एनर्जी जो स्टोर होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, एंड इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ करंट। अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इजीली इज कॉल्ड, जो हीट को पास ऑन होने नहीं देता वो इंसुलेटर कहलाता है भाई, वो इंसुलेटर कहलाता है। A material that does not allows heat to pass through it easily is called an insulator। इंसुलेटर्स में से एनर्जी जो है वो, हीट एनर्जी जो है वो पास ऑन नहीं होती। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट एग्जाम में आया, वैसे मैंने एमसीक्यूज में ऐड भी किया हुआ आगे, कि सेमीकंडक्टर्स अपनी प्योर स्टेट में क्या होते हैं, प्योर स्टेट में क्या होते हैं, प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर्स भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं, वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होते, उनको डोप किया जाता है। तो डोपिंग से रेलेवेंट भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर है। सो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो आगे एमसीक्यू आएगा, कह रहा है स्पीड ऑफ a sound wave at the speed of 340 meters per second and a wavelength of 2 meters, what is its frequency? So v is equal to f lambda। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, v by lambda हो जाएगा। सो v यहाँ पर है 340 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 170 आ जाएगा। सो 170 हर्ट्ज आ जाएगी भाई ये, सो 170 हर्ट्ज है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 10 ओम रजिस्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर्स इज, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 10 ओम रजिस्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर्स। ओम्स लॉ को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर। सो आई क्या हो जाएगा, v बाय आर, बल्कि आई नहीं, हमने क्या निकालना है, वी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। सो वी इज इक्वल टू आई आर, सो आई हियर इज 2 एंड रजिस्टर हियर इज, रेजिस्टेंस हियर इज 10 ओम्स, सो 20 वोल्ट्स आ जाएगा। ओम्स लॉ से रेलेवेंट आपके पेपर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने पॉइंट आउट किया कि क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आगे और भी क्वेश्चन रेलेवेंट ऐड किए हैं, देखने हैं। विच लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म to another form? So it is the law of conservation of energy. So law of conservation of energy. And remember that the first law of thermodynamics is also an extension of the law of conservation of energy. The first law of thermodynamics
is also an extension of the law of conservation of energy. The resistance offered by a liquid to flow is called. So liquid की या fluid की different जो layers हैं उनके बीच में जो resistance होती है वो viscosity कहलाती है. वो क्या कहलाती है? वो viscosity कहलाती है. Is known as viscosity. So viscosity क्या है? The resistance between different layers of a fluid is called viscosity. ठीक है. The speed of a wave is equal to the product of its. ऊपर तो हमने इसकी एप्लीकेशन भी की है तो ये बहुत आसान आ गया. V is equal to F lambda है. Product of wavelength and frequency है. The pressure exerted by a fluid on a surface is called. So the pressure exerted by a fluid on a surface is called. So that is pressure exerted by a fluid is known as fluid pressure. It's not buoyant force. इसको buoyant force के साथ आपने confuse नहीं करना. वो fluid pressure होगा. तो fluid pressure होगा. Buoyant force क्या होगी? So buoyant force क्या चीज है? So buoyant force is the upward force. ठीक है. That is exerted by the fluid or the liquid or any object जो कि उसके ऊपर के अंदर सबमर्ज करने की कोशिश की है या उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है. तो अगर तो ये buoyant force और जो वेट है उसका सेम होगा तो वो फ्लोट करेगा. अदरवाइज अगर उसका वेट ज्यादा है यानी जो डाउनवर्ड फोर्स है वो तो वेट होती है, वो अगर ज्यादा हो जाती है अपवर्ड बायन फोर्स से, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है? फिर सिंक कर जाती है. अगर तो ये दोनों इक्वल है तो बॉडी फ्लोट करती है. तो ये चीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है. ये चीज क्या है? ये चीज जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है. मुझे कहता है कि जो बॉयन फोर्स है और जो बॉडी का वेट है वो अगर सेम हो जाता है तो ये चीज जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साथ रिवाइज हो रहा है ताकि शॉर्ट डिवीजन से चीजें काफी सारी हो जाएं. द प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द buoyant force on object equal to the weight of the displaced fluid is called Archimedes principle. आर्शिमिदेस ने ये प्रिंसिपल दिया था कि अगर एक बॉडी जिसको एक लिक्विड में सबमर्ज किया गया है, ठीक है, जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करती है, जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करती है, जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है, अगर वो इक्वल है उस अपवर्ड बॉयंट फोर्स के तो बॉडी फ्लोट करेगी. अदरवाइज वो क्या कर जाएगी? वो सिंक करेगी. तो आर्शिमिदेस प्रिंसिपल जो है वो ये कहलाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंट्रोपी इज बेस्ट डिफाइंड एज हीट ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम. सो एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम. ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम क्या है? कि दैट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर. So entropy of a system is a degree of disorder in a system. So it is called the degree of disorder in a system. ठीक है, एंट्रोपी जो है. सो एंट्रोपी के दो लॉज भी हैं. ठीक है, सो एंट्रोपी क्या चीज है? इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर. ठीक है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस आप कह सकते हो of a thermodynamic system. Which type of wave does not require material medium for their propagation? So electromagnetic waves require no medium for their propagation. Very important question. No medium for their propagation. For their propagation. For their propagation. They require no medium for their propagation. Whereas mechanical waves require a medium for their propagation. Requires medium for their propagation. And electromagnetic waves की example है light waves, X-rays, radio waves, etc. Radio waves, etc. मीडियम जिनको रिक्वायर है वाटर वेव्स, भाई वाटर में प्रोड्यूस हुई है ना, एक रस्सी में रोप में हुई है तो वो भी उनको मीडियम चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. विदाउट मीडियम साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट. So without medium, sound waves cannot propagate. So they require a medium for their propagation. So when they require a medium for their propagation, so it means कि sound waves क्या हैं? Sound waves जो हैं वो mechanical waves हुई ना फिर. So sound waves they require a medium for their propagation. So this is why they are called mechanical waves. Which principle helps explain the lift force on airplane wings? तो Bernoulli's principle ये पता कहता है. Bernoulli's principle क्या कहता है? जहाँ पे स्पीड हाई होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? प्रेशर जो है वो लो होगा. ठीक है, तो जहां पर स्पीड हाई होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा? लो होगा. इस फिनोमेना को यूज करते हैं हम लोग
प्लेन्स के अंदर. सो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस, द स्टैटिक प्रेशर डिक्रीजेस साइमल्टेनियसली. बर्नौलीज प्रिंसिपल. ठीक है, ये जो बॉल स्विंग करती है, बॉलर्स क्या करते हैं, एक साइड जो है उस बॉल की क्रिकेट मैच के अंदर वो क्या करते हैं, रफ रखते हैं. एक साइड वो क्या करते हैं, रब कर करके स्मूथ कर देते हैं. उसकी वजह से वो स्पिनिंग करती है. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर चेंज होता है. जब प्रेशर चेंज होता है तो स्पीड चेंज होती है. प्लेन इसी तरह फ्लाई करते हैं. उसके अलावा और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है. सो बर्नौली इक्वेशन क्या है, P प्लस 1/2 रो वी स्केयर प्लस रो जी एच is equals to constant, is equals to constant. What is the equivalent resistance of 2 ohm resistors connected in series? अगर 10 ohms के resistors connected हैं सीरीज में, तो अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो बड़ा ही सिंपल है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है उनको सिंपली ऐड करने से. सो R1 प्लस R2 ऐड हो जाएगा. सो सीरीज के अंदर अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, एक भी 10 ओम का दूसरा भी 10 ओम का है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सो 10 ओम्स प्लस 10 ओम्स ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 जो है वो 20 ओम्स की रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगी. हाँ, अगर पैरेलल में होंगे तो फिर 1/10 प्लस 1/10 यानी 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/RE लगेगा, वो यूज होगा. सो आगे और क्वेश्चन हैं इसके अंदर, उनको सॉल्व करेंगे तो आइडिया हो जाएगा. एन ऑब्जेक्ट मूविंग द सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड एक्सपीरियंसेस. एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और वो जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या चीज एक्सपीरियंस करेगा. तो बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दैट बॉडी moving in the circular path. So this is known as centripetal force. Question number 46 पे चलते हैं जी. A pendulum has a time period of 2 seconds. What is its frequency? So frequency and time period are reciprocal of one another. So time is equal to 1/f and f is equal to 1/t. So time period क्या होता है, total time taken by a body for one complete vibration. So the time period is 2 seconds. So 1/2 will be 0.5. And frequency का unit क्या होता है, hertz. तो 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा यहाँ पे. विच फिनोमेना अकर्स व्हेन लाइट बेंड्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो दिस फिनोमेना नोन एज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट चेंजेस इट्स स्पीड एंड पाथ. तो चेंजेस इट्स स्पीड एंड इट बेंड्स अवे और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंडिंग अपॉन के रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो स्पीड भी चेंज होती है और पाथ भी चेंज होता है. तो पाथ भी चेंज होता है, रिफ्रैक्शन. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल. ये क्या कहलाएगी, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन थ्योरेटिकली सीजेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो और क्रिटिकल टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो है. तो ये जो है ये एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है कि जो जिसके ऊपर मोशन ऑफ पार्टिकल जो होती है वो क्या हो जाती है, वो सीज हो जाती है. तो इसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का. और -273 डिग्री सेल्सियस है या 0 केल्विन है ये. सो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मीन 0 केल्विन. सो 0 केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस. The attractive force between any two masses in the universe is gravitational force. So Newton's law of gravitation क्या कहता है कि two bodies in this universe they attract each other with a force which is proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. और याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वेयर एज ऊपर जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी है उसका भी सिमिलर ही फॉर्मूला था. That can be attractive and that can be repulsive as well. तो वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. सो अब क्वेश्चन नंबर 51 है. सो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर एग्जामिनर पूछ रहा है कि जी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है. अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ओम्स लॉ बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका पेपर के अंदर पूछने का, और ओम्स लॉ से रेलेवेंट सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आया होता है, समटाइम्स मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आया होता है. तो ओम्स लॉ इज अ टाइप ऑफ अ टॉपिक जिसको एग्जामिनर ने मिस नहीं करना, जिसको एग्जामिनर ने जो है ना वो मिस नहीं करना. और ओम्स लॉ हमने ऊपर भी एक एमसीक्यू में कवर किया है, रिवाइज किया, तो मैंने बताया था कि ओम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो V इज इक्वल टू IR है. बेसिकली ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर. ठीक है, प्रोवाइडेड
the temperature and the physical state of the conductor does not change. So the temperature should remain constant and the temperature should remain constant and the physical state of the conductor should not change. And it is not valid on the semiconductor. Semiconductors के ऊपर तो ये वैसे ही वैलिड नहीं है. Semiconductors के ऊपर Ohm's law की तो वैसे भी वैलिडिटी है ही नहीं है. So Ohm law is not applicable or is not valid on the semiconductors. So V is proportional to I and वो डिवाइसेज जो कि Ohm's law को फॉलो करती हैं उनका जो V और I का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है. मेरा वैसे थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ हो गया क्योंकि फिगर ही मेरी ना थोड़ी सी ट्विस्टेड है. ठीक है, इंक्लाइंड है एक तरफ. तो I जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है जी वो वोल्टेज होती है. स्ट्रेट लाइन इसका जो है वो ग्राफ होता है. V इज इक्वल टू आई आर और इसकी लिमिटेशन ये है कि फिजिकल कंडीशन एंड द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. अच्छा जी, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद द मास ऑफ द पेंडुलम बॉब इज डबल्ड. एसएचएम के केस में अगर आप मास ऑफ द पेंडुलम को चेंज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो उसको चेंज करने से जो टाइम पीरियड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा. बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये एमसीक्यूज दोनों टाइम पीरियड के से रेलेवेंट, चाहे मैश अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम का है चाहे सिंपल पेंडुलम के सिस्टम का है. याद रखिएगा. तो देखिए टी जो है ना, टाइम जो है दैट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी. द टाइम पीरियड फॉर्मूला फॉर द सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी. और टाइम पीरियड होता क्या है, ये वो टाइम है जिसमें बॉडी एक कंप्लीट वाइब्रेशन करती है. सो बॉडी जो है वो कंप्लीट वाइब्रेशन करती है, यानी एक कंप्लीट वाइब्रेशन जिस टाइम के अंदर होती है वो टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है. सो टाइम पीरियड इज द टाइम कि जिसके अंदर बॉडी जो है ना वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करती है. सो कंप्लीट वाइब्रेशन करती है. सो पेंडुलम के केस में क्या होगा कि एक पेंडुलम के केस में क्या होगा कि एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट लेगा, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा, वहां से वापस मीन पोजीशन पे आएगा ड्यू टू इनर्शिया. ठीक है, एंड ड्यू टू के वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस आएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी. यानी एक वाइब्रेशन जब वो मीन से पहली एक्सट्रीम फिर वापस मीन फिर दूसरी एक्सट्रीम से वापस मीन पे आएगा तो एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है. एंड द टाइम पीरियड for that is 2 pi under root L by G. So it depends upon the length of the pendulum. So length of the pendulum के ऊपर ये डिपेंड करता है और ये G यानी ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. मास को चेंज करने से पेंडुलम का ये जो मास है इस मास को चेंज करने से इसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो इट विल रिमेन अनचेंज. सो इट विल रिमेन अनचेंज. यस, अगर एग्जामिनर ये कह देता कि जी लेंथ जो है वो 4 टाइम्स कर दी है तो बताएं टाइम पीरियड क्या होगा. तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. फिर उस केस में हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल की जगह पे 4L जब मैं प्लग इन करूंगा डिवाइड बाय जी, तो अंडर रूट 4 तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है. दैट 2 विल कम आउटसाइड ऑफ दैट अंडर रूट. उस 2 को जो है वो मैं अलग लिख लेता हूँ. ये 4 जो है वो अंडर रूट 4 जो है वो 2 बन जाएगा. 2 को मैंने अलग कर लिया और 2 पाई एल अंडर रूट एल बाई जी को मैंने यहीं पर रहने दिया है. तो जो मेरा नया टाइम पीरियड है वो पुराने टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो जो मेरा नया टाइम पीरियड है वो पुराने टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो पुराने टाइम पीरियड का वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो हाँ, आप अगर लेंथ को चेंज करेंगे, ग्रेविटी को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम पे फर्क आएगा. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट केस उसको याद रखिएगा, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. तो दैट इज द टाइम पीरियड फॉर अ system which is known as mass spring system. That is known as the mass spring system. So that is known as the mass spring system. So mass attached to a spring का जो सिस्टम है उसके केस में जो उसका टाइम पीरियड है, it depends upon the mass and the spring constant. So m is the mass here and k is the spring constant. K is the spring constant. सो स्लिंकी स्प्रिंग की है जो कांस्टेंट की वैल्यू वो छोटी होती है. अगर आप स्लिंकी स्प्रिंग यूज करोगे तो उससे क्या होगा, अगर के की वैल्यू छोटी होगी तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. राइट, तो ये भी याद रखना है. इसके साथ काफी दफा क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं. डेसिबल इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी. सो डेसिबल जो यूनिट है, डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है. डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है भाई डेसिबल. इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बताता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये बताता है कि कितनी एनर्जी जो है वो साउंड अपने साथ कैरी कर रहा है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी. ठीक है, साउंड वेव अपने साथ क्या करती हैं, वो एनर्जी जो है ना वो कैरी करती हैं. ठीक है जी.
सो वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इज द मेजर ऑफ द एनर्जी, द पावर कैरिड बाय द साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया। और जो इसका यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट है, ठीक है, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो वॉट पर मीटर स्क्वायर यही बताता है कि वो कितनी पावर पर यूनिट एरिया अपने साथ कैरी कर रहा है, पावर पर यूनिट एरिया कैरी कर रहा है। तो मैं कहीं एनर्जी का वर्ड यूज कर गया था, पावर करें, पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, और एक इसका यूनिट है वो डेसिबेल्स है, बेल्स भी इसका यूनिट है। ठीक है, बेल्स भी इसका यूनिट है और डेसिबेल्स भी इसी का यूनिट है। डेसी मींस 10, सो बेल्स भी इसी का यूनिट है। ठीक है, बेल्स भी इसी का यूनिट है। सो ये लॉगरिथमिक यूनिट होता है इसका, क्योंकि इसका ग्राफ को कंटेन करने के लिए किया जाता है। तो डेसिबेल भी इसी का यूनिट है। ठीक है ना, सो डेसिबेल भी, बेल्स और डेसिबेल भी इसके यूनिट है। तो बेल से ही ये डेसिबेल्स बना है। पास्कल लॉज एम्प्लॉयज टू, पास्कल लॉज किस किस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है बेसिकली, पास्कल लॉ किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? तो सिर्फ लिक्विड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड दोनों आते हैं। तो मैंने बताया ना कि पेपर में एमसीक्यूज बड़े बेसिक होते हैं लेकिन मिस्टेक्स हो जाती हैं उनमें। ठीक है, वैसे 10% फिजिक्स है, चीजें उसमें भी बेसिक है, लेकिन चीजों को कवर करना पड़ेगा। तो फ्लूइड्स इन जनरल को वो करता है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू फ्लूइड्स। पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है? पास्कल लॉ स्टेट करता है कि जब एक लिक्विड के ऊपर जो है आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर तमाम डायरेक्शंस के अंदर जो है वो चलता है। तो चेंज इन प्रेशर जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के ऊपर वो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ठीक है, सो फॉर ऑल डायरेक्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू measure atmospheric pressure? So barometer is used to measure the atmospheric pressure. So barometer is an instrument which is used to measure atmospheric pressure, and बार जो है वो यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, बार जो है ना वो यूनिट है प्रेशर का। नेक्स्ट यहाँ पर एक हुआ है यूज, थर्मोमीटर तो आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। हैग्रोमीटर, ये भी एग्जाम्स में आया है, पास पेपर्स में आया है कि हैग्रोमीटर क्या डिवाइस है या क्या इंस्ट्रूमेंट है। सो हैग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और एमीटर करंट को मेजर करता है, वो करंट को मेजर करता है। क्वेश्चन 56 पे चलते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पावर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पावर। सो पावर की डायमेंशन निकालनी है। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। डायमेंशन का जब भी क्वेश्चन आए ना तो तीन बेसिक डायमेंशन याद हो, और अगर साथ फोर्स की डायमेंशन याद हो तो आप कोई भी डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मास की डायमेंशन क्या होती है? M। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T होती है। सो टाइम की डायमेंशन जो है वो T होती है। सो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 कैसे है, पहले हम उसको देखते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन है F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA। सो मास की डायमेंशन M होगी, लेंथ की मास की डायमेंशन M होगी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसमें लेंथ है, क्योंकि मीटर है तो लेंथ है, और टाइम है, सो MLT-2 होती है। तो वैसे अगर ये तीन बेसिक के साथ आप फोर्स की डायमेंशन याद रख लें कि MLT-2 है, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है ना वो पेपर में सेव हो जाता है। सो फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी? MLT-2, वो प्लग इन कर दी। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर और मीटर लेंथ के यूनिट्स हैं, तो लेंथ स्क्वायर आ जाएगी इसकी डायमेंशन। क्यों? क्योंकि भाई मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर। सो एल, एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, एल की पावर 2 था, नीचे एक एल, एल की पावर 1 आ जाएगा, जो ऊपर जाके एल की पावर -1 हो जाएगा। ML-1 T-2, ML-1 T-2। तो ये प्रेशर का जो डायमेंशन है ये आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच कलर ऑफ विजिबल लाइट है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? कौन सी कलर ऑफ लाइट जो है कौन से कलर की जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है? तो वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट जो है वो वेवलेंथ है। और वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशनशिप जो है ना वो याद रखें आप लोग। ठीक है, और जहां पर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, जहां पर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा? और
फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, तो दोनों के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखिएगा कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है। एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आप एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और अगर आप एनर्जी को डिक्रीज करेंगे यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी जो है वो फिर आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एंड फॉर फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के साथ। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पे एनर्जी भी ज्यादा है। ई इज इक्वल टू एच एफ है ना, सो ई प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। ई इज प्रोपोर्शनल टू एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी क्या है, कम है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और वेवलेंथ के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ये देखने में भी क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे हैं, ये जब पेपर आएगा तो पेपर के अंदर क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा होगा इन्वॉल्व साथ, तो फिर ये चीजें मुश्किल लगेंगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क किया गया। ट्रांसफॉर्मर इज द डिवाइडेड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऊपर एक एमसीक्यू गुजरा है ना, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो एक बात याद रखिएगा, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड जो है वो इंड्यूस करता है। विच गैस इज नॉर्मली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। और एक दफा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है। जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। सो फिलामेंट जो है वो किससे बना हुआ होता है, टंगस्टन से बना हुआ होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, energy stored in a capacitor is given by, so the energy stored in a capacitor is given by half CV square, half CV square. C is the capacitance, V is the voltage, and for inductor the energy is given by half Li square. L is the inductance की value and I is the current की value, so Li square. What happened to the capacitance if the distance between the capacitor's plates is increased? तो capacitance जो है of a capacitor that depends upon the area, the medium between the plates and the distance between the plates. So epsilon naught and epsilon r represents vacuum or some other material placed between the plates of a capacitor. So if you look closely into the formula, तो formula में area तो ऊपर पड़ा हुआ है, distance नीचे पड़ा हुआ है। तो distance नीचे पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो चीज ऊपर पड़ी हुई है इक्वेशन में, दोनों अगर दो वेरिएबल्स ऊपर पड़े हुए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक वेरिएबल न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है या वाइस वर्सा, उस केस में फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहचानने का ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीकाकार है। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स ऑफ द एरिया एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो द मोर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स को बढ़ाया गया, तो उससे क्या होगा, उसके बढ़ाने से क्या होगा भाई, ये नीचे वाला फैक्टर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बड़ा होगा तो ये फैक्टर छोटा हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। नो, ये सीरीज के केस में होता है, ये सीरीज के केस में होता है, यहां सीरीज नहीं है, यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अंदर याद रखिएगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, जो उस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है, उससे भी ज्यादा वो स्मॉलर होगी, उससे भी ज्यादा वो क्या होगी, उससे भी ज्यादा वो स्मॉलर होगी। ठीक है, उससे भी ज्यादा वो स्मॉलर होगी। इस बात का मतलब क्या है भाई, अगर मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेज हैं, लेट से एक 2 ओम की है, एक 4 ओम की है और लेट से एक 6 ओम की रेजिस्टेंस है। एग्जाम्पल समझा देता हूं, ये पैरेलली कंबाइंड है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 1/RE इज इक्वल टू 1/RE। सो पैरेलल के केस में तो क्या होता है, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3। सो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या आ जाएगा, तो 1/2 1/4 1/6। तो एलसीएम ले लेते हैं 2 4 और 6 का, तो 2 1 2 एंड 3 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 1 और 3 आ जाएगा, 3 1 1 और 1 आ गया।
तो 2 2 4 4 3 12, तो 12 आ रहा है भाई एलसीएम। सो 12 आ गया एलसीएम। 2 6 12, 6 1 6, 4 3 12, 3 1 3, 6 2 12 और ये 2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में आएगा 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 बाय 12 आ गया, 11 बाय 12 आ गया। एंड ये 1 बाय आर ई है। जब मैंने आर इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूंगा। जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये 12 बाय 11 हो जाएगा। 12 बाय 11 का मतलब क्या है कि ये 1.18 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली, यानी इससे भी छोटा होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करें तो 1.2 आता है ना। चलो 1.2 भी आता है अगर रफ सा मैं, क्योंकि पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, मैं भी कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो 1.2 ओम्स आ रही है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन में वो 2 ओम्स की थी, उससे भी छोटी होगी है। तो जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, जो वहां पर उस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी रेजिस्टेंस है, उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा। हाँ, सीरीज में लगे होते हैं ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर और एक जो है ना रेजिस्टेंस लगी होती है 6 ओम्स की, तो उस केस में तो ये सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो सीरीज के केस में क्या आएगा? तो सीरीज के केस में क्या आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा R1 R2 R3। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 4 और 6, यह आ जाएगा 12 ओम, यह आ जाएगा 12 ओम्स। तो सीरीज के केस में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है। भाई लार्जेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 6 ओम की थी, उससे भी बड़ी आई ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गई है 12 ओम्स की, उससे भी बड़ी आ गई है। गॉट इट? तो ये याद रखना है। अच्छा, फिर एक और बात आपने याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहे जिस भी डिवाइसेस का है, चाहे रेजिस्टर्स का है, कैपेसिटर्स का है, इंडक्टर्स का है, तो पैरेलल के केस में याद रखिएगा द वोल्टेज रिमेन सेम। कोई भी डिवाइसेस हो तो वोल्टेज रिमेन सेम, voltage remains same, remains constant, remains constant, and current or the charges, so the current or the charge वो डिवाइड होता है। वो क्या होता है? डिवाइड होता है। कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट या चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, वोल्टेज डिवाइड, वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है। तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू दे दिया ताकि एक तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स एक तो रिवाइज हो जाए और ये चीजें याद भी रहें। कह रहे इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ बल्ब कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कौन सी इक्वेशन इसमें से करेक्ट है? P इज इक्वल टू V बाय आर इनकरेक्ट है, वी आर भी इनकरेक्ट है, V स्क्वायर बाय आर करेक्ट है। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है दैट इज गिवन बाय V इंटू आई। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? ये प्रोडक्ट होती है वोल्टेज और करंट का। अब V की जगह पे अगर मैं आई आर पुट करता हूँ ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं पुट करता हूँ आई आर और ये है आई, तो आई आर इंटू आई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर आ जाएगा। एक तो ये बनता है फॉर्मूला पावर का। सेकंड, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? P इक्वल टू वी आई से मैं फिर स्टार्ट लेता हूँ। आई की जगह पे मैं अगर पुट करूं V बटा आर, V बाय आर, भाई आई क्या बन जाएगा? V डिवाइड बाय आर बन जाएगा। तो आई की जगह पे V बाय आर जब आप पुट करोगे तो V इंटू वी का स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर के तीन फॉर्मूलाज हैं, एक है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एक है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और जो मेन फॉर्मूला है वो ये है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो मैंने आपको तीनों रिवाइज करवा दिए ताकि याद रहे। डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? नो। चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मोशन, जब सोर्स और ऑब्जर्वर मोशन में है या उन दोनों में से कोई एक मोशन में है, तो जो शिफ्ट आएगा वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉपलर इफेक्ट। वो डॉपलर इफेक्ट बताता है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर जो यूनिट है वो किसका यूनिट है? तो किलोवाट आवर जो है वो पावर का यूनिट है, फोर्स यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है? ठीक है। सो किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा कि 1000 वॉट्स इन 1 आवर, एंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ पावर नहीं है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। सो किलोवाट आवर ये बताता है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। पहली बात तो याद रखना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, ठीक है, या कितने 1000 वॉट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई है इन 1 आवर।
इन 1 आवर। कितने 1000 वाट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई है इन 1 आवर। और 1 किलो वाट आवर, किलो मीन्स 1000, तो 1000 हो गए आवर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं भाई? 3600 सेकंड्स होते हैं, इंटू 3600। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 36 इंटू, ये बनेगा 36 इंटू 1, 36 हो गया। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए कैलकुलेशन समझा करें। 000 ये और 2 zeros ये, तो ये हो जाएगा 36 000, देन अगेन 00। तो 3.6 इंटू 10⁶ जाउल्स बनेगा ये। इन अदर वर्ड 3.6 मेगा जाउल्स है। तो एक आध क्वेश्चन पास पेपर में ये भी पॉइंटेड है कि क्वेश्चन में एग्जाम में ये सवाल था कि किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है? तो 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जाउल्स के इक्वल है। मैंने बता भी दिया है। या फिर अनदर वर्ड 3.6 इंटू 10⁶ जाउल्स के इक्वल है। मैंने उसको प्रूव कर दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक हो गया। तो बहरहाल किलोवाट आवर जो कॉमनली मिस्टेकन है कि जी स्टूडेंट जल्दी में पावर को मार करके आगे बढ़ जाते हैं, तो पावर का यूनिट नहीं है, यूनिट फॉर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू। जॉल्स लॉ ये कहता है कि करंट जहां से भी गुजरता है हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है, और वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो स्केयर ऑफ द करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, और कितने टाइम के लिए वो करंट गुजरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो करंट के 3-4 इफेक्ट्स हैं। करंट का एक इफेक्ट है कि अगर आप करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो एक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरेगा, उसको आयनाइज कर देगा, एक उसका केमिकल इफेक्ट है। और जो मेजर इफेक्ट है हीटिंग का, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो स्केयर ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास, एनर्जी या मोमेंटम। सो लेंजेस लॉ क्या कहता है कि लेंजेस लॉ ये कहता है कि कॉज हमेशा जो है इफेक्ट जो है वो कॉज को हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो अपोज करेगी उस चेंज को जिसकी वजह से वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये लेंजेस लॉ है। तो लेंजेस लॉ बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक्सटेंशन है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमिन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज होता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। ठीक है। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप स्ट्रेच आउट करते हैं अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को, यानी इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को, कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट बताएगा, और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताएगा। तो मेनली डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करंट, और मैंने आपको क्या बताया कि फील्ड। ठीक है। तो फोर फिंगर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। यहाँ पे करेक्ट कर लें, एक चीज ऐड कर लें क्योंकि तीनों इसी में है, तो इसको ऐड कर लें कि इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ थंब, द डायरेक्शन ऑफ थंब इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो फोर्स को बता रहा है। ठीक है। और मिडिल फिंगर जो है वो आपकी किसको बता रही है कि वो आपको करंट की डायरेक्शन को बता रही है, और फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर जो है आपकी वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये चीज इसमें ऐड कर लें, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ठीक है। किसी एक का पूछेगा ना, क्योंकि रिलेशनशिप तो उसका तीनों का है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द करंट, डिक्रीजेस द वोल्टेज। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है लेकिन करंट को इंक्रीज करता है भाई, लेकिन करंट इंक्रीज कर जाएगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा। सो करंट इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगी लेकिन करंट जो है वो उसके केस में इंक्रीज करेगा। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, स्टेप डाउन के अंदर के एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और प्राइमरी में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। यही वजह है कि इसमें प्राइमरी वोल्टेज तो ज्यादा होती है लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज कम होती है, और यही तो फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए ये वोल्टेज को कम कर रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी की और सेकेंडरी की वोल्टेज कम है, तो रिमेनिंग पावर किस में शो होगी? करंट में शो होगी। तो करंट को बढ़ा देगा, वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। भाई पावर इनपुट और पावर आउटपुट यानी प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर ने सेम रहना है। यानी यहां पर होगा क्या कि वीपी आई पी ये होगी इनपुट पावर यानी प्राइमरी पावर, और वी एस और आई एस होगी सेकेंडरी पावर यानी आउटपुट पावर। वो सेम रहेंगे। तो लेट से पहले वोल्टेज थी 220 वोल्ट्स इनपुट पे, और आउटपुट पे हमें मिलते हैं 110 वोल्ट्स, और लेट से प्राइमरी पे करंट था 2 एम्पेयर्स। तो यहाँ का करंट फिर कितना होगा? तो ये सेम रहेगा, ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज 220 है, प्राइमरी करंट 2 एम्पेयर्स है, सेकेंडरी यानी आउटपुट वोल्टेज 110 पे चली गई है। तो आई एस कितना आएगा? तो कॉमन सेंस की बात है कि आई एस डबल हो रहा है, यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 110 टू सा 4, तो सेकेंडरी करंट आएगा 4 एम्पेयर्स, 4 एम्पेयर। तो करंट बढ़ जाता है स्टेप डाउन के केस में। अगर वोल्टेज डिक्रीज, स्टेप डाउन में वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा याद रखिएगा कम होगी, प्राइमरी वोल्टेज हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा होगी। और ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न्स इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज, प्राइमरी टर्न्स की जो रेशो है, रेशो ऑफ प्राइमरी टर्न्स यानी एनपी रेशो एनएस क्या होगी? तो इसमें प्राइमरी टर्न्स की रेशो जो है वो ज्यादा होगी और सेकेंडरी टर्न्स की रेशो जो है वो कम होगी। अभी मैंने बताया भी है, एनपी बड़ा होगा एनएस से स्टेप डाउन में। स्टेप अप में उल्टा काम होगा। तो स्टेप अप में तो क्या होगा? उल्टा काम होगा। तो बहरहाल इसमें प्राइमरी की रेशो ज्यादा होगी यानी ग्रेटर देन 1 होगी, स्टेप अप के अंदर लेस देन 1 होगी। रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वो स्टेप अप के केस में लेस देन 1 होगी। और इक्वल टू 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है ऐसे ट्रांसफॉर्मर में जिनका मकसद जो होता है वो आइसोलेशन होता है। सो 1:1 ट्रांसफॉर्मर्स, यानी जब आप कहो कि भाई जब नंबर ऑफ टर्न सेम रखने हैं, ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्न सेम रखने हैं यानी ना तो वोल्टेज स्टेप अप होनी है ना स्टेप डाउन हो, तो फिर ट्रांसफॉर्मर को लगा क्यों नहीं है? ठीक है, यानी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी सेम है, यानी ना तो वोल्टेज को स्टेप अप करे ना स्टेप डाउन करे, तो किस लिए यूज करते हैं? उसको इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं भाई। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए यानी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल अप्लायंसेज में ये लगा हुआ होता है। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ईसीजी मशीन्स वगैरह एक्सेट्रा, दे आर सुपर एक्सपेंसिव, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये वहां पर यूज होगा। फिर समटाइम्स नॉइज कैंसलेशन के लिए जो एम्पलीफायर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी ये 1:1 भी लगे हुए होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। तो वो क्या करते हैं, 1:1 ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं कि वो स्टेप आप या स्टेप डाउन नहीं करते बल्कि आइसोलेशन करते हैं। एक सेकंड मैं यहाँ पे रुकूंगा। एक तो मेरे से गलती से हाथ में जो टैब था ना उसका वो ऑन हो गया है, क्या कहते हैं, गूगल ऑन हो गया उसका, तो मेरी आवाज ही मुझे सुना रहा है। दूसरा ये है कि वो गिरा है मेरे हाथ से तो पेन ही उसका ओपन हो गया और निब सारी फैल गई है। यार इसका ढक्कन ही टूट गया ना पेन का। निब्स गुम होगी तो इतने का पेन नहीं है जितने की निब्स ऑर्डर होंगी। ठीक है जी, तो 1:1 ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया है, उसमें सेकेंडरी प्राइमरी सेम पे है, फिर इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? आइसोलेशन में हो रहा है। आगे सीएस की डिग्रीज करें, इंजीनियरिंग की डिग्रीज करें, दोबारा फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। प्राइमरी फिजिक्स एक दफा दोबारा पढ़ाई जाती है, हेलिडे रेजनिक वॉलकर की बुक से। उसके अंदर ये चीजें आप दोबारा पढ़ेंगे और फिर उसके प्रैक्टिकल्स के अंदर आप ये दोबारा देखेंगे और लैब में आप सोचेंगे कि यार ये इस ट्रांसफार्मर का फिर इस्तेमाल क्या है, इस ट्रांसफार्मर का फिर इस्तेमाल क्या है कि जिस ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो ना तो प्राइमरी टर्न जो है वो है ना सेकेंडरी टर्न जो है वो भाड़े हैं, तो फिर इस्तेमाल क्यों हो रहा है? तो वो गैप देने के लिए, आइसोलेशन देने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक्सटेंशन है? So first law of thermodynamics is basically an extension of the law of conservation of energy. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो यही चीज है
वो ये कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हीट एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, जब सिस्टम वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगी, हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। रेडार इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या साउंड वेव्स। तो रेडार्स के बहुत सारे मिलिट्री यूजेस भी हैं, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज है, कि माइक्रोवेव्स वगैरह को यूज किया जाता है। ठीक है। और ये जो स्पीड कैमराज लगे होते हैं उनके अंदर भी ये यूज हो रहे होते हैं। खैर अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, वो इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर आ गए हैं। स्पीड जो मॉडर्न स्पीड कैमराज हैं, जो पुराने स्पीड कैमराज होते थे जो आपने मोटरवेज पे देखे होंगे कि जो मोटरवे पुलिस के जो लोग होते थे वो एक गन से लेके बैठे होते हैं उसके ऊपर, मोटरवे के ऊपर। तो जो पहले पहले थी वो माइक्रोवेव्स के ऊपर चलती थी, वो बीम ऑफ माइक्रोवेव फेंकती थी, वो कार से टकरा के वापस आती थी। उनके पास अपनी बीम की स्पीड होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी, कितने टाइम के बाद वो वापस आई, उससे वो कार की स्पीड कैलकुलेट कर लेते थे। थोड़ी सी उनमें इनएक्यूरेसी होती थी। अब मॉडर्न कैमराज आ गए हैं, इमेज प्रोसेसिंग को वो यूज करते हैं। तो बहरहाल रडार इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। तो लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर किस चीज का एक्रोनियम है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेजर में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं लेजर एक्शन के लिए, और फिर जब वो इकट्ठे फॉल बैक करते हैं तो लेजर इफेक्ट जो है हमें मिलता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, भाई स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क है। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मैं ऑटो शेप्स को बंद कर दूं। ठीक है, और जो जे जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। रेजोनेंस इन द फिनोमेना इन विच द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, एनर्जी बिकम जीरो और द मोशन स्टॉप्स। सो रेजोनेंस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो रेजोनेंस इज द फिनोमेना in which the amplitude becomes maximum. So resonance is the phenomena in which the amplitude becomes maximum. So the amplitude becomes maximum. The amplitude becomes maximum. So moving on to the next question. Damping in oscillation causes increase in amplitude, decrease in amplitude, constant frequency only, या increase in energy. So damping क्या होती है? Basically is a decrease in the amplitude. तो पहला हायर था, फिर उससे कम होते होते वो कम हो जाता है। तो डैम्पिंग द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है कौन सी डिवाइस? जनरेटर। जनरेटर क्या करती है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करती है। जबकि मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द सिस्टम एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, यूनिट्स अक्सर आए हुए होते हैं पेपर में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कूलम है, कूलम है। So the next question is which material is used at the core of an electromagnet? कौन सा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कोर के तौर पर यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि जब जिनमें से करंट पास होता है तो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पता होना चाहिए कि फ्लो ऑफ करंट के साथ क्या हो रहता है। तो फ्लो ऑफ करंट के साथ जो है वो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इम्पार्ट होती हैं फ्लो ऑफ करंट के साथ। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज used as a so soft iron is used as a core in an electromagnet. Which wave can travel in vacuum? So electromagnetic waves, they can travel in vacuum. So they can travel in vacuum because they require no medium for their propagation. So they require no medium for their propagation. For their propagation. So they require no medium for their propagation.
उनको गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। जबकि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सेismic वेव्स, ये सारी को मीडियम चाहिए होता है। तो जिनको मीडियम चाहिए होता है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। सेismic वेव्स जो अर्थक्वेक के आने के वजह से वेव एनर्जी थ्रू अर्थ जो है वो ट्रेवल करती है, सेismic वेव्स। द escape velocity on earth is approximately, escape velocity is the minimum amount of velocity required by a body to get out from the gravitational effect or the field of the earth. So for earth it is 11.2 kilometers per second. The unit of frequency is hertz. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ये तो हर्ट्ज है, आसान है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, सो 1/सेकेंड। सो सेकेंड इनवर्स इज नोन एज हर्ट्ज। तो सेकेंड इनवर्स जो है वो हर्ट्ज होता है। एज बड़ा होता है इसमें और जी जो है इसमें छोटा होता है। विच फिनोमेना एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स? सो व्हाइट लाइट को कलर्स में स्प्लिट करने का जो फिनोमेना है, ये कौन सा फिनोमेना है? डिस्पर्शन है भाई, ये फिनोमेना डिस्पर्शन कहलाता है, डिस्पर्शन। The efficiency of a machine is always greater than 100%. No, वो तो कभी भी नहीं हो सकती। Equal to 100%, ये तो आइडियल केस है। So the efficiency of a machine is less than 100%. So efficiency क्या होती है? Efficiency the ratio of output work divided by input work या energy into 100. ये परसेंटेज एफिशिएंसी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, अब ये तो बहुत आसान है, पहले भी ऊपर आया हुआ, रिपीटेड हो चुका है ये ऑलरेडी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। तो हम आगे चलेंगे। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल साइड मिरर्स? जो कार्स के साइड मिरर्स होते हैं उनमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है। कन्वर्जिंग मिरर है ताकि एक पॉइंट पे वो लाइट को फोकस करे और पीछे से आने वाली गाड़ियों की जो लाइट्स हैं वो भी स्प्रेड आउट होकर ड्राइवर जब मिरर में देखे तो उसके लिए हिंड्रेंस का बाइस ना बने। तो कन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड, सो बेंडिंग ऑफ लाइट्स अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो क्या है? लाइट आई एक सरफेस पे पड़ी वापस आ गई। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट आई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी, अपना पाथ और स्पीड जो है वो बेंड किया, वो है। इंटरफेरेंस क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ठीक है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव अगर होगा तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव अगर होगा, और कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब ट्रफ के ऊपर क्रस्ट या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करे, तो माइनस होंगे एक दूसरे में से। तो इंटरफेरेंस क्या है? ऐसा फिनोमेना है जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं। तो कंस्ट्रक्टिव जब वो ऐड होंगी, डिस्ट्रक्टिव जब वो माइनस होंगी। विच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, दोनों कंजर्व रहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कंडीशन ही यही है कि मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस? शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस यूज होता है, कनकेव लेंस यूज होता है फॉर शॉर्ट साइटेडनेस। एंड फॉर लॉन्ग साइटेडनेस कन्वेक्स लेंस यूज होता है। और समटाइम डिफरेंट चीजों में सिलेंड्रिकल या बायफोकल लेंसेज भी यूज होते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती ठीक, और फार साइटेडनेस में करीब की चीजें नहीं ठीक दिखाई देती। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस विल रिमेन आफ्टर 20 days? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो उसका मास है, वो रिड्यूस टू 1/2 हो जाता है। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ पीरियड 10 days है। तो 20 days का मतलब क्या है? 20 days का मतलब क्या है? तो 20 days का मतलब ये है कि 20 को जब आप 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो पीछे आपके पास n की वैल्यू 2 रह जाएगी, यानी 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं। तो 1/2 की होल पावर तो n होता है ना, 1/2 की होल पावर n होता है, तो दैट विल बी 1/2 की होल पावर 2, सो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 of it will left, a quarter of it will left. Nuclear fusion is the process in which a heavy nucleus splits into lighter nuclei. तो फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज, अब देखिए सॉलिड को जब आप हीट अप करेंगे तो वो मेल्ट होकर पहले लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए,
और फिर लिक्विड से वो दोबारा फर्दर एनर्जी मिलने पे गैसियस स्टेट में जाना चाहिए। अब कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, जैसे नेफ्थलीन है, एक्सेट्रा। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा? अ सॉलिड विल गो डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट। और कंडेंसेशन क्या है? कि लिक्विड गैसेस जो हैं वो कूल डाउन होने पर, टेम्परेचर डिक्रीज होने पर लिक्विड स्टेट में आ जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन सब्लिमेशन का फर्क पता नहीं। इवेपोरेशन तो आपको पता ही है कि लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चला जाता है। न्यूक्लियर फिजन द प्रोसेस इन विच, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया था, एंड दे वर थिंकिंग कि यूरेनियम क्योंकि एक बहुत मैसिव साइज का है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, तो यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। यूरेनियम वाज स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन था, उसके साथ 3 और न्यूट्रॉन क्रिएट हुए थे, एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज हुई थी। और ये जो 3 एक्स्ट्रा रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्दर इस रिएक्शन को आगे इनिशिएट करवाया था, और ये फिजन चेन रिएक्शन बन गया था। फिजन चेन रिएक्शन बन गया था ये। तो ये क्या बन गया था? ये फिजन चेन रिएक्शन बन गया था, और रिएक्शन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आगे एमसीक्यू है फिजन चेन रिएक्शन का, तो पता चलेगा ये। ठीक है जी, कि अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आगे भी फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन उसको करना है, पेपर ओरिएंटेड है, पेपर में दोबारा पूछा जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, दैट इज इनर्शिया। दैट इज इनर्शिया। वो मोशन में बॉडी है, उसको रेस्ट में नहीं लाने देता, रेस्ट को मूव नहीं करने देता। एंड इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पे। द ग्रेटर मैस द ग्रेटर इनर्शिया, द ग्रेटर द मैस द ग्रेटर द इनर्शिया। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है एमीटर, करंट के लिए यूज होता है। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं कर सकता, ये डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी इजी, आ गया ये तो, ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। टेस्ला और वेबर बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैं ऊपर बता चुका हूं, उनको रिवाइज लाजमी कीजिएगा। विच फोर्स कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? सो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गैमा रेज की होगी। गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट होगी। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर भी गैमा रेज की सबसे ज्यादा होती है, ऑल्दो न्यूट्रल होती है ये, लेकिन पेनिट्रेशन पावर इनकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि भाई अल्फा, बीटा और गैमा जो रेडियो एक्टिव रेज हैं, सो अल्फा की लीस्ट पेनिट्रेशन पावर है, और बीटा की उससे ज्यादा है, और गैमा की जो है वो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। पोलराइजेशन द फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट वेव्स, सॉरी साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स या मैकेनिकल वेव्स। तो ये जो फिनोमेना है ना पोलराइजेशन का, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव्स के साथ होता है। ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होते हैं पार्टिकल्स, उनको पैरेलल में लाया जाता है, उनको जो है ना वो पैरेलल में लाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का तो मतलब ही होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एंड अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस जो है या थ्रू अ यूनिट एरिया जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर्स है। वेबर्स है, याद रखना है आपने। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर्स है। ये वेबर्स जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। जबकि टेस्ला जो यूनिट है ये मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। तो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। ऊपर भी एक न्यूमेरिकल इससे रेलेवेंट, एक एमसीक्यू से रेलेवेंट जो है वो गुजरा है, वहां पे मैंने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज।
वेलोसिटी एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होगी, ठीक है। तो जब पहले तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। तो प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है। बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस भी चलती है, अलोंग द वाई एक्सिस भी चलती है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो टोटल वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट इज u cos of theta, यानी vi cos of theta, your initial velocity and your cos of angle, right जी। so velocity into cos of the angle at which that projectile is launched। आगे चलेंगे जी, व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज जो है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज जो है वो क्या होगा हमारे पास, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज जो है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। सो एफ बाई क्यू है, एफ बाई क्यू। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट जो है वो न्यूटन है, चार्ज यूनिट जो है वो कूलम है। तो न्यूटन पर कूलम जो है वो यहाँ पर आंसर बनेगा। सो न्यूटन पर कूलम जो है वो सिस्टम यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। What at what angle does a projectile achieve the maximum range? किस एंगल के ऊपर जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। तो रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सो रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल किस एंगल के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होगी। सो रेंज, टाइम और जो हाइट है, इसका फॉर्मूला आपने लाजमी अपने एग्जाम के लिए देखना है। आपके एग्जाम के अंदर, आपके पेपर के अंदर जो है ना वो पूछा जाता है। तो रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जो है इसका इसका भी आपने फॉर्मूला देख के जाना है, टाइम का भी और हाइट का भी देखना है। बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर तो क्योंकि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम रेंज होगी। तो रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन टू ऑफ थीटा, वी आई स्केयर साइन टू ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, वी आई स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। तो रेंज होती है वो क्या होती है, वी आई स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी होगा। मैक्सिमम जो रेंज है, ठीक है, वो कितने डिग्री के ऊपर हो जाएगी, 45 डिग्री के ऊपर होगी। रीजन क्या है, टू इंटू थीटा जब होगा, थीटा 45 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 90, साइन 90 हो जाएगा, बिकॉज 2 इंटू 45 जब मैं करूंगा 2 इंटू 45, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 इज 1, ये तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, तो पीछे आपके पास वी आई स्केयर बाय जी रह जाएगा। तो रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। अच्छा जी, थोड़ा सा ये ट्रिकी एमसीक्यू था, है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि रिसेंट एग्जाम में जब आया तो बच्चों ने कहा जी ये ट्रिकी लग रहा था। आई डोंट नो कि इसमें क्या उनको ट्रिकी लगा है, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड एंड द एक्सेलरेशन इज हाफ द फोर्स विल बी। देखें सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर होती है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, और बॉडी एक्सेलरेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उतनी ज्यादा होगी, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो यहाँ पर कोई इतना ट्रिकी नहीं था। जो प्रीवियस एग्जाम के स्टूडेंट्स ने इसको मार्क करवाया कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर क्या है कि जी मैच ऑफ अ बॉडी डबल कर दिया, तो मैच जो है ना वो 2m हो गया है, एक्सेलरेशन जो है वो आधी होगी है, वो a/2 होगी है, तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एफ इज इक्वल टू एम ए ही रहेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए ही रहेगा। फोर्स के फॉर्मूला में आपने करना था इसको, तो अनचेंज रहेगा ये, ठीक है जी। आगे चलेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर पूछा हुआ है। तो सिस्टम में नेचुरल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, पावर का सिस्टम में नेचुरल यूनिट जो है वो वॉट होता है। सो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम होती है। सो वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा। सो जाउल बाय सेकंड, सो जाउल पर सेकंड जो है वो क्या होता है, वॉट होता है। तो जब 1 जाउल का वर्क डन हो और 1 सेकंड के अंदर का अगर हमारे पास टाइम हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि फोर्स जो है वो, पावर जो है वो यहाँ पर क्या है, 1 वॉट की है। If the mass of a body is doubled and velocity is halved, what happen to its kinetic energy? तो बॉडी की kinetic एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर आप बॉडी के मास को डबल कर देते हैं और उसकी वेलोसिटी को आप जो है वो हाफ कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की होती है जो बॉडी इन मोशन होती है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर, 1/2 mv स्केयर। सो 1/2 आ जाएगा, मैच जो है ना वो डबल हो गया है। मैच जब डबल हो गया है तो मैच जो है वो हो जाएगा 2m। वेलोसिटी क्योंकि हाफ हो गई है तो v/2 का स्केयर हो जाएगा ये। सो दिस विल बी 1/2 इंटू 2m, एंड ये हो जाएगा v का स्केयर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा v का स्केयर डिवाइडेड बाय 4। 2 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बल्कि आप इस 2 को कैंसिल ना करें,
बल्कि ऐसा करते हैं कि हम लोग 2 के साथ उस 4 को कैंसिल कर लेते हैं, ताकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला इंटैक्ट रहे, उसमें 1/2 है। सो 2 1 जा 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 1/2 है और ये m और ये वी स्केयर 1/2 m वी स्केयर, ये तो काइनेटिक एनर्जी बन गए, ठीक है। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 था 1/2, उसको मैं बाहर ले आया, तो ये क्या हो गया 1/2 टाइम्स, और 1/2 एम वी स्केयर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सो जो नई काइनेटिक एनर्जी है पुरानी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, हाफ हो गई है, हाफ हो गई है ना, इट बिकम्स हाफ। तो ये हाफ हो गया, तो वैल्यू प्लग इन करनी है आपने सिंपली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो क्या होगी। सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा। सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, तो मैंने इसलिए रिपीटेडली इस क्वेश्चन को रीड आउट किया कि सेंटर ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज कैंसल्ड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। सो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होती है द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, द सेंटर ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वो कूलम है। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो पूछा गया। सो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं, तो P इज इक्वल टू एम वी होता है। P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है हमारे पास मोमेंटम। एंड m की जगह पे उसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल M, मैस है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, so that will be LT minus 1. This will be MLT minus 1. This will be MLT minus 1. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास MLT minus 1 जो है वो आ जाएगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो यूनिट किस चीज का, टाइम का, स्पीड का, डिस्टेंस का यूनिट है भाई। लाइट ईयर से मुराद क्या है कि कितना डिस्टेंस लाइट जो है वो ट्रेवल करती है 1 ईयर में इन वैक्यूम। सो 1 ईयर में इन वैक्यूम लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। राइट जी। डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू डैश वेव्स, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, ऑल वेव्स। देखिए डॉपलर इफेक्ट जो है ना वो कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना है इन द केस ऑफ साउंड वेव्स, जब ऑब्जर्वर या सोर्स ऑफ साउंड जो है या तो वो दोनों मोशन में है या उनमें से कोई एक मोशन के अंदर है। ऑल्दो ये अप्लाई होती है टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल, बट आप ये कह सकते हो कि डोमिनेंटली ये इफेक्ट जो है वो नजर आता है हमें, ये डॉपलर शिफ्ट का इफेक्ट या डॉपलर इफेक्ट जो है वो हमें नजर आता है इन केस ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स इज द करेक्ट आंसर है। माइक्रोवेव्स आर अ टाइप ऑफ, माइक्रोवेव्स किस टाइप की टाइप है, मैकेनिकल वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या वाटर वेव्स हैं। देखिए माइक्रोवेव्स दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, सो दे कैन propagate or they can travel without medium, so they require no medium for their propagation, for their propagation, for their propagation, so they can travel without medium. So electromagnetic waves जो हैं are the type of, microwaves are the type of electromagnetic waves. Torque of a body depends upon mass and velocity, force and moment arm, energy and time, pressure and area. टॉर्क ऑफ अ बॉडी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स का और मोमेंट आर्म का। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो फोर्स और मोमेंट आर्म का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म आ जाएगा। अ पर्सन इज कैरिंग अ बुक एंड वॉकिंग फॉरवर्ड, द वर्डन ऑन द बुक बाय द पर्सन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और मैक्सिमम। एक पर्सन है उसने एक बुक को कैरी किया हुआ है। सो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इस पर्सन का हैंड है और जो बुक उसने कैरी की हुई है वो इस तरह से। अब बुक के ऊपर उसने क्या किया हुआ होगा, अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाई हुई होगी। अब पर्सन या तो फॉरवर्ड मूव करेगा इस तरफ या फिर इस तरफ मूव करेगा। तो अब फोर्स जो बुक के ऊपर है वो अपर डायरेक्शन में है, जो डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो उसके साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा, एफ इंटू डी कॉज ऑफ थीटा। लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शेप्स। ठीक है, एफ इंटू डी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा आ गया। तो फोर्स जो है वो जहां पर जितनी भी हो और डिस्टेंस उसने जितना भी कवर किया हो, एंगल तो उनके बीच में 90 डिग्री का ना है, तो कॉज 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो ओवरऑल वर्क डन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। What is work done by a person on a book in the direction of motion while carrying it?
अब इस आदमी ने उस पर क्या वर्क किया, यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है कि अब जो है ना कितना वर्क किया उस पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाइल कैरिंग द बुक, तो सेम आंसर बनता है। इस केस में भी क्या है, बुक जो है वो क्या कर रही है, उसकी डायरेक्शन और जो आपकी का जो पर्सन की मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जब परपेंडिकुलर है तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, जीरो वर्क हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जो है वो ट्विस्ट होके आया हुआ है, तो बुक के ऊपर जो वर्क है वो यहाँ पर जीरो होगा। द स्केलर डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन them. So dot product is given by a vector dot b vector that is given by a b cos of theta. So a b cos of theta आ जाएगा। So a b cos theta. So cos जीरो जो होता है ना वन होता है, तो cos जीरो वन होता है। So a b इंटू वन कर लेंगे हम लोग, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। तो 0 डिग्री के ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम वर्क होता है, तो 0 डिग्री के एंगल के ऊपर जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा कि इस केस के अंदर जो है ना वो वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट के केस में अगर एंगल 0 डिग्री है तो आपका मैक्सिमम जो है वो वैल्यू आएगी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। एंड या आप ये भी कह सकते हो कि बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर। व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर, तो उस केस में भी डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे डॉट के। सो वैल्यू क्या होगी आई क्रॉस जे डॉट के की। सो आई क्रॉस जे डॉट के की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी जा रही है। सो आई क्रॉस जे, सो आई क्रॉस जे, सो आई और जे जो है वो के बन जाते हैं, और के क्रॉस आई जो है वो जे बनता है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। और अगर आप रिवर्स में चलते हो तो फिर -1 के साथ चलना होता है। तो एनीवेज आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा, आई क्रॉस जे जो है ये के बन जाएगा, बीच में डॉट है तो के डॉट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे उसने आपको एमकेएस सिस्टम की भी बात की हुई है और साथ सिस्टम एंड नेशनल यूनिट की भी बात की हुई है। तो देखें एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एमकेएस सिस्टम इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे आप लेंथ के लिए मीटर को यूज करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। सो मीटर किलोग्राम और सेकेंड वाला सिस्टम जो है ये आपके पास है। तो मीटर किलोग्राम और सेकेंड्स। तो अगर आप देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। सो एम मैस है यहाँ पे, तो इसका यूनिट केजी हो जाएगा। एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तो न्यूटन कहते हैं ना, तो ये न्यूटन के इक्वल होगा। तो एग्जामिनर ने आपको वर्डिंग में ट्रिक करने की कोशिश की हुई है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज, वो डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो अपने डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। और डीसी करंट वो होता है, डायरेक्ट करंट वो होता है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो एनीवेज रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट। ठीक है, सो इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी डिवाइस है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, तो दैट इज नोन एज एन इन्वर्टर। वो डिवाइस जो है वो इन्वर्टर कहलाती है। ठीक है, उसको हम जो फिर इन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। सो इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, राइट जी। फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पावर है। तो इनमें से पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं कि जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो फोर्स भी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसमें से पावर है। द लेंस फार्मूला इज करेक्टली एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, एंड दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो दिस इज द लेंस फार्मूला। एंड याद रखना है आपने इसके अंदर के एफ जो है वो यहाँ पर फोकल लेंथ है, और पी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट हाइट है, और क्यू जो है वो इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट है इसके अंदर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय। सो टेलीस्कोप क्या करता है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, यानी जो दूर दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो हमें दिखाता है। सो अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप,
So magnifying power of a telescope is the ratio of the angle subtended by the image at the eye divided by the angle subtended by the object by an unaided eye, right? तो जो उसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है टेलीस्कोप की m इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई के ऊपर, एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट चॉइस है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ड्यू टू, जब लाइट पास करती है प्रिज्म से तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट करती है। वो क्यों स्प्लिट करती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स? So light क्यों split करती है into its constituent colors? It is due to the phenomena known as dispersion. So जब भी light एक prism से pass करती है तो it splits into 7 different colors. White light is a combination of 7 different colors. तो अपने constituents में divide हो जाती है, split हो जाती है। इसको हम लोग जो है वो dispersion कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो difference है between the wavelengths and the refractive index, refractive indices आप कहेंगे। एक तो इंडेक्स होता है, एक से ज्यादा होते हैं इंडाइसेस होते हैं। वो जो 7 कलर्स हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और डिफरेंट जो है उनके के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कब अकर करती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करती है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होता है देन द क्रिटिकल एंगल, देन द क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल तो वो एंगल है जिसके ऊपर उसको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा एक्सीड करेगा तो वापस अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये इस केस में तो ये तो क्रिटिकल एंगल है, ये तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, ये तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। और जब ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो इस फिनोमेना को हम जो है ना वो क्या कहते हैं? इसको हम फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इससे ज्यादा अगर बड़ा हो जाएगा ये, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये फिनोमेना बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन को यूज करते हुए स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो डेटा जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं। और ये वजह है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के ना सिर्फ कम्युनिकेशन के अंदर बल्कि मेडिकल साइंसेस के अंदर भी, डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर या प्रोसेसेस के अंदर भी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी क्या है एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 126। कह रहे द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए जो है वो किस पे किस चीज पर इंडिपेंडेंट है, यानी किस पर डिपेंड नहीं करती है, राइट। सो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r, दैट इज 2gm डिवाइडेड बाय r। So g is the gravitational constant, m is the mass of the earth, this is the mass of the earth and this is the radius of the earth, or the distance of the body including the radius of the earth plus जितनी उसने हाइट जो है वो अचीव की हुई है। तो इस आर ई की जगह पे आप प्लग इन कर सकते हो आर ई प्लस एच ऑल्सो। तो ये इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये ना तो उस बॉडी के मैस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना, ऑफ अ बॉडी बोथ ऑफ इट्स मैस, ना तो इसके मैस पर डिपेंड करती है ना ही उस एंगल पर डिपेंड करती है कि जिस एंगल पे इसको लॉन्च किया जाता है। So it is independent of both the mass and the angle at which it is thrown. Bar is the unit of atmospheric pressure. So bar जो है वो atmospheric pressure का unit है। Bar is the unit of atmospheric pressure. What is the approximate value of Planck's constant? Planck's constant की जो approximate value है वो क्या है? So E is equal to HF, Planck's relationship है, ठीक है। E is equal to HF, E is energy, where F is the frequency of light. And h here is the Planck's constant, and Planck's constant की जो value है that is 6.63 raised to the power 10 raised to the power minus 34 joule seconds होती है, ठीक है। So this is the value of the Planck's constant, right जी। Moving on to the next question, 129 number question है, कह रहा है the equivalent capacitance of capacitors connected in series is given by। कैपेसिटर को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट, एक कैपेसिटर मेरे पास C1 है लेट्स से, एक और कैपेसिटर मेरे पास है C2, एक और कैपेसिटर है मेरे पास C3। तो C1 C2 C3, ठीक है जी। तो ये अगर मेरे पास हैं, इनको अगर जब हम कनेक्ट करेंगे इन सीरीज तो क्या होगा कि इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/CE, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो ये इसके इक्विवेलेंट होती है अप टू जितने भी कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन इज
what happens to the time period of a simple pendulum if the mass of the pendulum bob is doubled? सो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा सिंपल पेंडुलम के केस में अगर मैच जो है वो पेंडुलम का वो डबल हो जाता है. सो टाइम पीरियड इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के इक्वलेंट होता है, राइट. सो मैस ऑफ द बॉब के ये इंडिपेंडेंट होगा, मैस ऑफ द बॉब के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता. सो जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय 2 पाई एंड अंडर रूट एल बाई जी. इसमें तो मैथ्स ही नहीं है फॉर्मूला में. सो मैथ्स को आप डबल करें, हाफ करें, कुछ भी करें, जो उसका टाइम पीरियड है इट विल रिमेन अनचेंज. यस, मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम के केस में वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, मैथ्स पे करता है. तो उसमें तो अगर आप ग्रेविटी को छेड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन यस, मैथ्स को चेंज करने से, स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज करने से डिफरेंस आएगा. यहाँ पर ग्रेविटी को या लेंथ को चेंज करने से डिफरेंस आएगा इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इन द केस ऑफ मैथ्स अटैच टू अ मैथ्स स्प्रिंग सिस्टम. तो ये क्या होगा कि ये मैथ्स और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है और इसमें ये लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. So this was all for the physics section. Now let us move on to the next section. Like, comment, and subscribe.